गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? बहुत बढ़िया। चलिएगा, ठीक है ना। कल तबीयत खराब होने की वजह से क्विज नहीं आ पाई थी आपकी, ठीक है ना, कोई बात नहीं। चलिएगा, क्विज 12 का सॉल्यूशन जो है वो शुरू करते हैं। और आज बारी है क्विज 12 के सॉल्यूशन की। क्विज 12 जो है उसका सॉल्यूशन आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं, तो उसको देखते हैं, समझते हैं। क्विज 12 जो है ये क्या कहना चाह रही है, इस बात को अपन समझने की कोशिश करते हैं। इसका पहला सवाल, पहला कॉन्सेप्ट क्या था? यदि p वेक्टर आपको दे रखा है, q वेक्टर दे रखा है, r वेक्टर दे रखा है, तो हमसे कहा गया है कि उस घनाभ का आयतन ज्ञात करो जिसकी भुजाएं q प्लस आर वेक्टर, r प्लस p वेक्टर और p प्लस q वेक्टर है। देखिए बच्चों, सबसे पहला कंसेप्ट यही है कि अगर तीन भुजाएं एक घनाभ की आसन्न भुजाएं हैं, तीन सदिश एक घनाभ की आसन्न भुजाओं को व्यक्त करते हैं, तो उनका अदिश त्रिक गुणनफल, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो घनाभ के आयतन को व्यक्त करता है। घनाभ का आयतन जो है वो क्या हो जाएगा? घनाभ का आयतन हो जाएगा q वेक्टर प्लस r वेक्टर, r वेक्टर प्लस p वेक्टर और p वेक्टर प्लस q वेक्टर के अदिश त्रिक गुणनफल के बराबर। अब ये एक लॉजिक डायरेक्ट आप लोगों को याद होना चाहिए कि ये मान 2p वेक्टर q वेक्टर r वेक्टर के बराबर होता है। q प्लस r, r प्लस p, p प्लस q का जो STP है, इनका जो अदिश त्रिक गुणनफल है ये इसके बराबर होगा। ये था घनाभ का आयतन, ये था हमारे पास घनाभ का आयतन। अब घनाभ का आयतन q वेक्टर प्लस r वेक्टर, r वेक्टर प्लस p वेक्टर, p वेक्टर प्लस q वेक्टर हो गया, और ये बराबर होता है 2p वेक्टर q वेक्टर r वेक्टर के, ठीक है। अब यहां पर कहानी ये है कि ये क्यों होता है, अगर इस बात को समझना चाहते हो मैं बता देता हूं आपको। चलो, इसका डेरिवेशन अगर आप समझना चाहते हो तो ये भी अपन समझ लेते हैं। q वेक्टर प्लस r वेक्टर, r वेक्टर प्लस p वेक्टर और p वेक्टर प्लस q वेक्टर, ठीक है ना। ये नॉलेज भी अपन ले लेते हैं। इनका बॉक्स प्रोडक्ट निकालना है, इनका अदिश त्रिक गुणनफल निकालना है। तो अदिश त्रिक गुणनफल निकालने का तरीका क्या होता है? दो वेक्टरों को क्रॉस प्रोडक्ट करो, तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट करो। q वेक्टर प्लस r वेक्टर डॉट, डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, r वेक्टर प्लस p वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट होगा p वेक्टर प्लस q वेक्टर के साथ। अब इनको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा q वेक्टर प्लस r वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट r वेक्टर से करेंगे तो ये हो जाएगा r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, प्लस r वेक्टर को q वेक्टर के साथ करेंगे तो r वेक्टर क्रॉस q वेक्टर, p वेक्टर क्रॉस p वेक्टर 0 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर जब लेंगे तो q वेक्टर को इनसे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो q डॉट r क्रॉस p, ये हो जाएगा q r p। दो वेक्टर, इस q r p का मतलब ही तो होता है ये, और q को इसके साथ करेंगे तो 0। STP में अगर कोई भी दो समान आ जाते हैं तो उन STP का मान 0 हो जाता है। q वेक्टर डॉट r क्रॉस q 0 हो जाएगा, q का इसके साथ भी 0 हो जाएगा, दो समान है, इसका इसके साथ 0 हो जाएगा, इसका इसके साथ भी 0 हो जाएगा, और ये बचेगा RPQ प्लस बचेगा RPQ। अब RPQ बोल दो या QRP बोल दो, एक ही बात है। ये भी PQR है, ये भी PQR है, दोनों PQR है, तो ये बराबर हो गया 2PQR। STP में अगर चक्रीय क्रम अपरिवर्तित रहे तो STP की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये रिजल्ट आप लोगों को डायरेक्ट याद होना चाहिए कि ये मान इसके बराबर होता है। एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, p वेक्टर दे रखा है, q दे रखा है, r दे रखा है, तो pqr का मान निकलेगा कैसे? तो pqr का मान निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे दोस्त? pqr का मान निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या करेंगे? दो, एक सारणिक बनाएंगे और सारणिक में पहले p वेक्टर के सारे मान लिख देंगे। p वेक्टर के सारे मान हो गए -5, 1, -1। फिर q वेक्टर है, q वेक्टर के सारे मान लिख देंगे 2, 1, 2। फिर r वेक्टर है तो r वेक्टर के सारे मान लिख देंगे 4, 2, -2। अब इसका मान निकालोगे तो ये प्लस माइनस प्लस आ जाएगा, और प्लस माइनस प्लस करके जब इस सारणी को सॉल्व करोगे
तो प्लस -5, तो ये -5 के साथ इसकी रो छोड़ दी, इसका कॉलम छोड़ दिया, -2, -4, -6, -1 इसके साथ में अगर देखेंगे, इसकी रो छोड़ दी, इसका कॉलम छोड़ दिया, -4, -8, -12 हो जाएगा, प्लस -1, तो -1 के साथ इसकी रो छोड़ दी, कॉलम छोड़ दिया, 4 -4 0 हो जाएगा। तो ये मामला आ गया 2 इंटू में ये हो गया 30 प्लस 12 42, और 42 दूनी हमारे पास हो गया 84 घन इकाई, 84 घन इकाई। तो इस घनाभ का आयतन हमारे पास आ गया 84 घन इकाई। तो ये बात समझ में आई। यदि P वेक्टर, Q वेक्टर, R वेक्टर है तो उस घनाभ का आयतन जिसकी आसन्न भुजाएं Q वेक्टर प्लस R वेक्टर प्लस P वेक्टर और P वेक्टर प्लस Q वेक्टर है, क्या हो जाएगी? 84 घन इकाई हो जाएगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। एक बंटन की माध्यिका और मानक विचलन क्रम से 20 और 4 है, तो बंटन के प्रत्येक मद को 2 बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? देखो, अगर प्रत्येक मान में, x के प्रत्येक मान में कोई समान राशि बढ़ा दी जाए तो माध्यिका का जो मान है, माध्यिका मिडिल वैल्यू होती है, वो भी 2 बढ़ेगी, और मिडिल वैल्यू भी 2 बढ़ेगी तो माध्यिका का मान भी 2 बढ़ेगा। और x के मान में कोई समान संख्या जोड़ी जाए या समान संख्या सब में घटाई जाए तो मानक विचलन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मानक विचलन पर फर्क पड़ता है जब समान राशि से गुणा किया जाए या समान राशि से भाग किया जाए, तो मानक विचलन पर फर्क पड़ता है। ठीक है ना? तो यहां पर जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन आएगा ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक पद में अगर 2 बढ़ा दिया जाए तो माध्यिका का मान 2 बढ़ जाएगा, लेकिन मानक विचलन वही रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है, जीवा BC को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है। ये बिंदु F ने, इसको P कर लेना है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो यहां पर बिंदु P तक इसको बढ़ाया जाता है। तो एंगल DCP ये वाला एंगल चाहिए। अब देखो, ये एंगल अगर 140 डिग्री है तो ये एंगल 70 डिग्री 40 डिग्री होगा। सॉरी, ये जो एंगल है ये हमारे पास होगा 70 डिग्री, क्योंकि परिधि पर बनने वाला कोण केंद्र पर बनने वाले कोण का आधा होता है। और ये ABCD ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज में ये अगर 70 डिग्री है तो ये 110 डिग्री होगा। आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है चक्रीय चतुर्भुज के अंदर, और ये 110 डिग्री है तो ये वापस हमारे पास 70 डिग्री आ जाएगा। एक सरल रेखा में बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये 110 है तो ये रह जाएगा 70 डिग्री। तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन ए। एंगल DCP का जो मान है वो हमारे पास कितना होगा? 70 डिग्री होगा। इज दैट क्लियर? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को समझें। 40 डिग्री 20 मिनट का मान रेडियन में कितना आएगा? 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में बदलना है साहब। 40 डिग्री 20 मिनट, तो पहले तो इस 20 मिनट को हमें रेडियन में बदलना पड़ेगा डिग्री में, और मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 का भाग दे देते हैं साहब। तो 20/60 हो जाएगा 1/3 डिग्री। पूरे को बदलेंगे तो 40 तिया 120 और 121/3 डिग्री हो गया। अब डिग्री को बदलना है रेडियन में, तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुणा कर देते हैं। तो π/180 से गुणा करेंगे तो इंटू π/180 ये हो गया रेडियन। तो 121 π/540 18 तिया 54 540 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 121 π/540। तो 40 डिग्री 20 मिनट का जो मान है वो रेडियन में कितना आएगा मेरे दोस्त? रेडियन में आएगा 121 π/540। सच्ची बात। चलिएगा नेक्स्ट अपन बात करें। यदि बल P, Q तथा R त्रिभुज ABC की 3 भुजाओं BC, CA तथा AB पर अनुदिश क्रियाशील है तथा उनका परिणामी त्रिभुज के लंब केंद्र से गुजरता है। ठीक है, 3 बल है त्रिभुज ABC की भुजाओं के अनुदिश क्रियाशील है। ये त्रिभुज ABC हो गया, ABC, ठीक है ना। भुजा A B C, B से C की तरफ बल P लग रहा है, C से A की तरफ Q लग रहा है, A से B की तरफ R लग रहा है, और इसका लंब केंद्र है साहब O इसका लंब केंद्र है। ठीक है ना, और परिणामी लंब केंद्र से गुजरता है।
परिणामी लंब केंद्र से गुजरता है तो क्या होगा। देखो साहब, यहां पर एक बेरिग्नन प्रमेय होती है कि किसी बिंदु के सापेक्ष बलों के आघूर्णों का योग उस बिंदु के सापेक्ष परिणामी के आघूर्ण के बराबर होता है। तो बिंदु O के सापेक्ष P Q R के आघूर्णों का योग बिंदु O के सापेक्ष परिणामी के आघूर्ण के बराबर होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि यदि कोई बल उस बिंदु से गुजरता है जिसके सापेक्ष हमें आघूर्ण निकालना है तो उस बल का आघूर्ण 0 हो जाता है। क्या बोला? यदि कोई बल उस बिंदु से गुजरता है जिसके सापेक्ष हमें आघूर्ण निकालना है तो उस बिंदु का आघूर्ण क्या हो जाता है मेरे दोस्त? 0 हो जाता है। तो यहां अपन बात करें तो बिंदु O के सापेक्ष आघूर्णों का जोड़ अपन को निकालना है, तो बिंदु O से परिणामी गुजरता है तो परिणामी का आघूर्ण 0 और परिणामी का आघूर्ण 0 तो इन बलों के आघूर्णों का योग भी 0 हो जाएगा। अब बिंदु O से एक लंब यहां डाल दिया, ठीक है ना, इस लंब की लंबाई को, इस बिंदु को D मान लिया, एक लंब इधर डाल दिया, इस पर डाले गए लंब की लंबाई क्या हो जाएगी? ये E मान लिया, इधर लंब डाल दिया, ये F हो गया, ठीक है ना। अब मैंने यहां पे क्या करा, ठीक है ना, यहां पे लंब डाला है। अब ये जो लंब हमने डाले गए ये यहां पर इस भुजा पर लंब है, ठीक है, यहां पर इसको अपन ने इससे मिलाया साहब O से। अब ये डाले गए लंब की लंबाई चाहिए मेरे को, OD की लंबाई जो है ना वो कितनी है ये मुझे यहां पर चाहिए। हाँ जी भाई, ठीक है। अब O जो है वो लंब केंद्र है। लंब केंद्र क्या होता है? लंब केंद्र होता है शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु। शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहा जाता है? लंब केंद्र कहा जाता है। ये लंब केंद्र है। इस लंब केंद्र को अगर मैं ऊपर की तरफ बढ़ाऊंगा ना यूं, तो ये पूरी जो भुजा है ये शीर्ष लंब होगी। शीर्ष लंब मतलब शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, ये शीर्ष लंब होगी साहब। अब यहां पर देखो ये जो लंबाई है ये लंबाई हम मान लेते हैं D1। अब D1 मैंने मान ली तो यहां पर देखो ये एंगल 90 है, ये एंगल C है। इस वाले त्रिभुज देखो BCQ, BCE जो त्रिभुज है ये E पॉइंट है, BCE त्रिभुज ये 90 है, ये C है, तो ये एंगल होगा 90 माइनस C। अब जो छोटा सा त्रिभुज है ना BDO, OBD, इसमें D1 अपॉन BD अगर देखें, क्या देखें? D1 अपॉन BD, तो D1 अपॉन BD, D1 अपॉन BD, तो ये हो गया इसके लिए लंब बटे आधार, तो tan 90 माइनस C हो जाएगा और tan 90 माइनस C हो जाएगा cot C, ये हो गया cot C। तो D1 बराबर आ गया BD cot C, D1 बराबर आ गया BD cot C। ध्यान से समझना, हालांकि डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, हो सकता है डायरेक्ट याद हो आप लोगों को, लेकिन मैं आपको जो ट्रिक है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, उसको यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि सवाल का कॉन्सेप्ट चेंज हो तो आप अपने आप को चेंज कर सको। अब D1 बराबर BD cot C आ गया साहब। BD का मान चाहिए, BD के लिए पूरा ट्रायंगल पकड़ो, ये ABD, ABD में इस वजह को स्मॉल c बोलेंगे AB को, और इस पूरे त्रिभुज के अंदर ये एंगल जो है ये एंगल हो जाता है 90 माइनस B, क्योंकि ये 90 हो गया यहां पर, ये B है तो ये 90 माइनस B। इसमें अगर देखेंगे तो अपन BD अपॉन स्मॉल c इजिकल टू आएगा tan 90 माइनस B, बोले तो cot B, ये आएगा tan 90, सॉरी, ये जो है ना ये लंब है और ये कर्ण है, ये लंब है इस एंगल के लिए और ये कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण साइन बनेगा sin 90 माइनस B cos B बनेगा ये। तो BD का मान जो है वो आएगा C cos B, और C cos B जब हमारे पास आएगा तो D1 इजिकल टू हो गया C cos B, cot C को लिख दिया cos C और बटे में sin C मैंने यहां लिख दिया, बटे में sin C मैंने यहां लिख दिया। अब एक साइन सूत्र होता है त्रिभुज के अंदर, और त्रिभुज के अंदर साइन सूत्र क्या होता है? A अपॉन साइन A का मान बराबर होता है B अपॉन साइन B के, और बराबर होता है C अपॉन साइन C के। इसे साइन सूत्र कहा जाता है, और इन सबको बराबर में लैम्डा के मान लेता हूं। तो C अपॉन साइन C को क्या लिख सकते हैं अपन? लैम्डा। इसको मैं लैम्डा लिखूंगा
तो ये मान बराबर आ जाएगा लैम्बडा कॉस बी कॉस सी। मतलब P पर जो बल P था उस पर लंब केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई आ गई लैम्बडा कॉस बी कॉस सी। बी और सी आ रहे हैं इस पर। ऐसे ही हम Q पर डाले गए लंब की लंबाई की बात करूं मैं D2 के बारे में, तो ये इसमें आ जाएगा लैम्बडा कॉस ए कॉस सी आ जाएगा। और इसी प्रकार में R पर डाले गए लंब की लंबाई की बात करूंगा तो ये आ जाएगा लैम्बडा कॉस ए कॉस बी आ जाएगा। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट हुआ ये। अब यहां पर अपन बात समझें कि किसी बिंदु के सापेक्ष जो बल का आघूर्ण होता है वो होता है उस बल के परिमाण और बिंदु से बल पर डाले गए लंब की लंबाई के गुणनफल के बराबर। और वो बल उस बिंदु के सापेक्ष वामावर्त दिशा में घुमाने की टेंडेंसी रखता है तो आघूर्ण पॉजिटिव होता है, और वो बल अगर उस बिंदु के सापेक्ष क्लॉकवाइज घुमाने की टेंडेंसी रखता है तो आघूर्ण नेगेटिव होता है। तो यहां पर बल P जो है वो देखो, अब कैसे पता लगेगा कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या क्लॉकवाइज रोटेट करेगा? बल पर चलो, ठीक है ना, B से C की तरफ। और किधर घूम जाएंगे अपन? हम घूम जाएंगे O की तरफ। अब यहां से जब O की तरफ घूमेंगे C पर जाकर के तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया रोटेशन, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया तो पॉजिटिव आएगा। तो सबका Q का देखोगे यूं जाएंगे O की तरफ घूमेंगे तो पॉजिटिव हो गया। R पे यूं जा रहे हैं O की तरफ घूमेंगे तो वही एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो गया। तो P का परिमाण P और P पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी हो गई? P पर डाले गए लंब की लंबाई हो गई लैम्बडा कॉस B कॉस C प्लस Q का परिमाण Q और Q पर डाले गए लंब की लंबाई हो गई लैम्बडा कॉस A कॉस C प्लस R और R पर डाले गए लंब की लंबाई हो गई लैम्बडा कॉस A कॉस B बराबर परिणामी का आघूर्ण वो हो जाएगा 0। अब इसमें लैम्बडा कॉस A कॉस B कॉस C का अगर भाग दे दें तो यहां आएगा हमारे पास P अपॉन कॉस A, P अपॉन कॉस A हो जाएगा P सेक A प्लस ये हो जाएगा Q अपॉन कॉस B, तो ये हो जाएगा Q सेक B प्लस ये हो जाएगा R अपॉन कॉस C, तो R सेक C इजिकल टू 0। तो अगर इनका परिणामी लंब केंद्र O से गुजरता है तो यहां जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा P सेक A प्लस Q सेक B प्लस R सेक C इजिकल टू 0, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन C के अंदर, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन C के अंदर। ये थी आपकी क्विज 12 के पांचों सॉल्यूशंस। उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें अच्छे से यहां पर समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आपको हम मोटिवेट कर देते हैं, आपको हम दर्शन लाभ कराते हैं हमारे उन प्यारे प्यारे विद्यार्थियों से जिन्होंने 2022 में अपना सिलेक्शन लिया था। ठीक है ना, और प्रण कर लीजिए कि अगली बार हमें भी इसी तरह से अपना सिलेक्शन जो है वो श्योर करना है। ठीक है ना, तो जुड़े रहिएगा लगातार हमारी क्विजों के साथ में। और हमारा अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से अपना ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा ओम ज्ञान केंद्र, और वहां पर जाकर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के जो हमारे बैचेज हैं उनको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलर क्विज, रेगुलर टेस्ट, रेगुलर फ्री कंटेंट के लिए, फ्री नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिएगा @maths by हेमेंद्र सर। ठीक है ना, इसको ध्यान से देखो, बिल्कुल ऐसे के ऐसे टाइप करना है आपको टेलीग्राम पर जाकर के सर्च बार में टाइप करना है मैथ्स बाय हेमेंद्र सर, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, बिना स्पेस के आपको टाइप करना है। आपको हमारा चैनल दिख जाएगा, जो नाम आएगा चैनल पर ओम ज्ञान केंद्र, ओम ज्ञान केंद्र के नाम से हमारा चैनल मिलेगा आपको। उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा टेलीग्राम पर। वहां पर आपको डेली क्विज, ठीक है, वीकली टेस्ट, शॉर्ट नोट्स वगैरह वगैरह सारी चीजें आपको अवेलेबल होती रहेंगी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।